नमस्कार। मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में यहां पर हाजिर हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ी टिप्पणियां भी की हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर कई टिप्पणियां की हैं। दरअसल रिटायर्ड अधिकारी ने आरएसएस ज्वाइन करने पर बैन जो लगा हुआ है, इसके खिलाफ साल 2023 में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघ से बैन हटाने में केंद्र सरकारों को 50 साल का समय लग गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारें कोर्ट को यह नहीं बता पाई कि आरएसएस पर आखिर बैन क्यों लगाया गया था। हाईकोर्ट में पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों पर भी टिप्पणी की गई है और यह कहा गया है कि सरकार की नापसंदगी से बेवजह आरएसएस पर बैन लगाया गया, यानी बड़ी टिप्पणियां की गई हैं। और मुद्दा गर्म है में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि संघ पर बैन मनमानी, आरएसएस की देश सेवा हाईकोर्ट ने भी मानी। इस पर हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ेगा, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये पूरा मसला निकल के सामने आया, जो ये अहम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है। तो आरएसएस 100वां साल पूरा करने जा रही है। इन 100 सालों में अगर देखा जाए तो आरएसएस का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनकी सदस्य संख्या का पता है, ना उनके किसी बैंक में खाता है। इनकी आयोजनों में इनका खर्चा कौन उठाता है? तो साफ सा जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल का काम आरएसएस करता है। मोदी जी की सरकार ने 58 साल पुरानी गलती को सुधारा है, आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाया है और न्यायालय भी ये मानता है कि जो सरकार पूर्व की थी उन्होंने राजनीति के तहत यह निर्णय लिया था। न्यायालय भी सरकार के निर्णय के साथ खड़ा है। तो प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आरएसएस की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस संस्था का अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के रिमोट के लिए संस्था सिर्फ काम करती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 58 साल पहले जो गलती हुई थी, आखिरकार मोदी सरकार में उस गलती को सुधार लिया गया। बहरहाल चूंकि मामला कोर्ट से निकल के सामने आया कि याचिका लगाई गई, कोर्ट ने क्या कुछ इस मामले में टिप्पणी की है, वो सब भी बातचीत जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ रहा है। पुरुषोत्तम गुप्ता जो कि याचिकाकर्ता हैं, इंदौर से हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज दुबे साहब सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के, इस वक्त वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ में अजय धवले साहब हैं। अजय धवले प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और राम पांडे साहब नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पुरुषोत्तम गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा, चूंकि इन्हीं की याचिका थी। पुरुषोत्तम जी, याचिका के बारे में बताइए कि याचिका आपने 2023 में लगाई थी, क्या ये याचिका थी, किस बात को लेकर इसमें बात की गई थी? चूंकि जाहिर तौर पर जो बैन लगाया गया था उसको लेकर और तमाम चीजें थी। अगर दर्शकों को बता सके कि याचिका में क्या कुछ आपने कहा था। नमस्कार जी। नमस्कार। एक्चुअल में मैं सन 82 से सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में सेवा अपनी दे रहा था और संघ के सेवा कार्य और संघ की कार्य पद्धति और इसके विचार और इसके जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा में, सामाजिक सेवा में, देश में जो आपदा आती है उसमें और सेवा भारती के माध्यम से विभिन्न कार्यों की गतिविधि में देखता था। तो संघ से जुड़ने की काफ़ी इच्छा रहती थी, पर चूंकि सरकारी कर्मचारी होने के नाते प्रत्यक्ष रूप से संघ से नहीं जुड़ पाते थे। जो अगर कभी कोई चीज़ सहयोग करना रहती थी वही कर पाते थे, बाकी जुड़ नहीं पाते थे। तो काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा था। चूंकि ऐसा मैंने अध्ययन भी करा कि इस पे सरकारी कर्मचारियों पे या हमारे संविधान में ऐसा बताया हुआ है कि भाई संविधान तो नहीं कह सकते, पर इस पे ये था कि जो सरकार के कर्मचारी संघ की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, ऐसा बैन लगा है 1966, 70 और 1980 में 3 बार प्रतिबंध लगा है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस पे प्रतिबंध है? ये ना कोई राजनीतिक संगठन है, ना ये कोई सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। मैंने इसको नज़दीकी से देखा है कि इसके जो स्वयंसेवक हैं अपनी जेब से पैसा लगा के, अपना समय दे के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ठीक है। तो ऐसे सेवावाही संगठन जो राष्ट्र हित में काम करता है, तो कुल मिलाकर याचिका में ये बात कही थी पुरुषोत्तम गुप्ता जी की तरफ से, जैसे वो खुद भी बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी
जो है वो आरएसएस पे शामिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि उस पर बैन लगाया गया था, ये बाध्यता थी। और ये बाध्यता क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर याचिका लगाई गई और इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला अब हाईकोर्ट का आया है। सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में पंकज दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं। पंकज दुबे साहब, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं खासतौर पर, वो अगर आप समझा सके कि इसको किस तरह से लिया जाए। न्यायालय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जी, और ये दो तीन अलग अलग पक्ष हैं। कानूनी पक्ष अलग है, इसका सामाजिक पक्ष अलग है, और एक तीसरा पक्ष है इसका कि जो सेवा भाव होता है, सेवा भाव यदि समाज में जाके कोई व्यक्ति करता है तो उसको किस एंगल से देखना चाहिए। ये तीनों अलग अलग 3 कैटेगरीज में न्यायालय ने इसको बताया है। और न्यायालय का इसका न्यायिक पक्ष यदि देख लें 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है जी। लोकतंत्र में जितना कानून बनता है वो विधायिका के माध्यम से बनता है, ये हम सब जानते हैं। विधायिका मतलब जिस मेंबर को हम चुन करके भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा का मामला, ये यूनियन ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का मामला है, तो जिस सांसद को हमने चुन करके भेजा है, तमाम सांसदगण वहाँ पर आते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। क्या उन्होंने ये तय किया था कभी भी कि इस प्रकार का कानून आए और कानून ला करके प्रतिबंध लगाया जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, भारत सरकार के जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो संघ की आरएसएस की सेवाओं में भाग नहीं ले सकते। तो इसका आंसर नेगेटिव है। ऐसा कोई कानून कभी नहीं बना जी, जिसके माध्यम से ऐसी रोक लगाई जा सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आरएसएस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना कर सके। इसका ये आंसर है। होता क्या है, सरकारें 2 तरह से काम करती हैं। एक तो जो हम विधायिका से कानून बनता है उसको लेकर के, एक वो अपने फरमान बना लेती हैं, एक फरमान बना लेती है, अपने आदेश जारी करती रहती हैं और उसको पढ़ाना चाहती हैं कानून के साथ में। 1966 में जो पहला आदेश आया उसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, सर्कुलर भी कह सकते हैं आम भाषा में जी। एक सर्कुलर आता है, वो ये कहता है कि आरएसएस की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो है इससे जो है धार्मिक उन्माद हो सकता है, इसलिए इसमें भाग लेने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिसकंडक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो सकती है, विभागीय जांच हो सकती है और वो विभागीय जांच के उत्तरदायी होंगे। जबकि जो मूल कानून है विभागीय जांच का, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया और उसको उसके साथ पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि पहले से ही गैर कानूनी था। फिर उसको 1970 में रिपीट किया, फिर 1980 में उसी बात को इन्होंने बार बार रिपीट किया। उसको रीइटरेशन कहते हैं हम लोगों की भाषा में। ठीक है। तो उसको रिपीट किया। न्यायालय का कहना है कि यदि आपको लगता है कोई विषय तर्क संगत है तो आप उसको विधायिका में पास करा लीजिए और जिसको कानून का अमली जामा पहनाइए। इस तरह से एक आदेश जारी करके, फरमान जारी करके, परवाना जारी करके आप लागू कर देते हैं सबके ऊपर, जिस पर कि विधायिका का, लोकतंत्र का कहीं कोई पुट नहीं है, कहीं कोई तत्व नहीं है, कहीं कोई तर्क नहीं है। तो न्यायालय का ये कहना है। दूसरा न्यायालय का ये कहना है कि क्या आपने इस बात का कभी परीक्षण किया कि ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, ये राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, इसका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, इसके कोई ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, क्या है? आपने कभी अध्ययन किया, कोई लॉजिक दी, कोई तर्क दिया बिना किसी आधार के? क्योंकि आधार देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कानून में और जन सामान्य के लिए आप कोई भी विषय लेकर के आते हैं उसके पक्ष विपक्ष का, तो आप उसको तर्क देते हैं, कारण बताते हैं। बिना कारण आप एक आदेश जारी करते हैं, बिना कारण कि इसका आधार क्या है। अगर आपने किसी संस्था के ऊपर बैन लगाया तो उस बैन लगाने का आधार क्या था, ये कभी नहीं बताया जा सका। राम पांडे साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम पांडे साहब, पूर्ववर्ती सरकारों को सीधे सीधे निशाने पर लिया गया और ये कहा गया कि भाई एक तो ये ऑफिस मेमोरेंडम था, कानून की अगर आप किसी बात को लेकर आपत्ति थी तो कानून की शक्ल बनाकर उसको लागू करते। अब ये इस पर बैन लगाया गया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, जो हाईकोर्ट ने टिप्पणियां की उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया राम पांडे साहब। जी, सबसे पहला बैन आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको सही माना। इसलिए विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में बनाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये मानती है कि आरएसएस पर बैन लगाना उचित था और ये 1948 में ही लगा दिया गया। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नियम थे कि सरकारी कर्मचारी एनजीओ के पार्ट नहीं हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अपना
प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, उनकी फर्म नहीं हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकते। सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पार्षद का, विधायक का, सांसद का, इस तरह से उनके लिए कई नियम है। और आरएसएस भी अपने आप को एनजीओ बताता है, और ये केवल आरएसएस के लिए लागू नहीं है, ये हिंदुस्तान में जितने भी एनजीओ हैं, सरकारी कर्मचारी उनमें जाकर उनका पार्ट नहीं बन सकते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि चुनाव आयोग के कर्मचारी आरएसएस में जाएंगे तो क्या ये उचित है? क्योंकि आप ये समझिए कि हम जिस संगठन से जुड़े होते हैं, जिन संगठन में हम जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा झुकाव नहीं। लेकिन राम पांडे साहब जाता है। राम पांडे साहब, एक जो टिप्पणी यहां पर कोर्ट ने कही है वो ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं बताया जा सका कि आखिर क्यों बैन लगाया गया। भाई ठीक है, एक संस्था है, उस पर क्यों बैन लगाया जाना चाहिए, क्यों सरकारी कर्मचारी उसमें भाग नहीं ले सकते, हिस्सा नहीं ले सकते, इसका कोई ठोस कारण कभी नहीं बताया गया। तो सारे एनजीओ पर है ना, फिर आरएसएस पर ही क्यों बैन हटाया गया? सभी एनजीओ पर से हटाने चाहिए। देश में लाखों एनजीओ ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाखों एनजीओ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाखों क्षेत्र एनजीओ ऐसे हैं जो संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाखों एनजीओ ऐसे। मैं अजय धवले साहब के पास जाऊंगा, लेकिन चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल पहलू है, तो पंकज जी आप समझा पाएंगे जो बात यहां पर राम पांडे साहब कह रहे हैं कि भाई, आ रहा हूं धवले साहब आपके पास आ रहा हूं, इस पर लूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा टेक्निकल पहलू है। तो दुबे साहब अगर आप समझा सकें जो बात यहां पर कह रहे हैं कि भाई वो तो एनजीओ की तरह काम करते हैं और तमाम एनजीओ पर इस तरह का प्रतिबंध है। दुबे साहब जी नहीं, तमाम जो ऑफिस मेमोरेंडम डील करता है वो आरएसएस को डील करता है और एक संस्था को और डील करता है, वो तमाम एनजीओज को नहीं करता है। जो पांडे साहब का कहना है, मुझे लगता है उनका एंगल ये है कहना कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो वो अपना आय उपार्जन कहीं और से नहीं करेगा, अपने आप को ऐसी गतिविधियों में नहीं रखेगा जिससे कि राष्ट्र का या राज्य का कोई कार्य प्रभावित हो सके और उसके मन में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह पैदा हो। इस पर न्यायालय ने ये कहा है कि जब आरएसएस के हम पूरे विषय को अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये एक शैक्षणिक संस्था है, ये एक कल्चरल इंस्टीट्यूट है और ये जो है नॉन पॉलिटिकल है। तो जब ये बात आ जाती है कि वो पूर्वाग्रह के साथ कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, जब ये माना जाता है कि नॉन पॉलिटिकल है, और सबसे बड़ी बात ये है पांडे साहब इस पे भी सोचें कि आखिर आधार था क्या। आज भी कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी प्रकार के एविडेंस को ला करके दिखाए कि ये। ठीक है राम पांडे साहब, संतुष्ट हैं आप जवाब से? संक्षेप में रखिएगा अपनी बात। हर एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल होता है, हर एनजीओ का कोई भी पदाधिकारी एनजीओ से पैसा नहीं लेता है, बल्कि 10% अब से अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है एनजीओ में जब जरूरत होती है। और यदि ये गलत था तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2014 से 2019 में क्यों लागू किया? आदरणीय मोदी जी ने 2019 से 2024 तक क्यों लागू किया? ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 3 बार क्यों लागू किया? अभी मैं बताता हूं। मेन समस्या ये है कि जब से नड्डा जी ने ये कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और जब से मोहन भागवत जी ने कहा कि मणिपुर में जाकर देखो, प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष मानो, उसको देश का दुश्मन ना मानो, ये धवले जी से समझ लेते हैं। धवले जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर जो अब तक चर्चा हुई, जो राम पांडे साहब ने यहां पर तर्क भी दिए उसको लेकर भी, और इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया। धवले जी। हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद देते हैं कि, और पुरुषोत्तम जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे अलार्मिंग इशू को के लिए पिटीशन लगाई और ऑनरेबल हाई कोर्ट पे उस पर कमेंट आ गए। अब जिस प्रकार से यहाँ विद्वत पैनल बैठा है, पंकज जी बैठे हैं, बीइंग अ लॉयर, और मैं भी यही कह सकता हूँ कि एक देखिए कि जो दल संविधान की अवहेलना करने की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाता है कि ये संविधान को बदलने वाले हैं, संविधान की अवहेलना करने वाले हैं, या संविधान से देश नहीं चल रहा, लेकिन आप देखेंगे किस प्रकार से एक ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब ऑफिस मेमोरेंडम के बहाने आपने पूरे के पूरे एक ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, जिसके उद्देश्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना है, देश प्रेम की भावना है और नेशन फर्स्ट के आइडियोलॉजी पे जो एक ऐसा संगठन चलता है,
उसकी एक्टिविटीज में अपने पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बैन लगा। अब आपको इसके जो मैं कह रहा हूं कि ऑफिस मेमोरेंडम, अब आपने जो 67 का ऑफिस मेमोरेंडम का पंकज जी बात कर रहे हैं, 67 का पहला मेमोरेंडम आया था, उसी को इन कंटिन्यूस 70 में किया, उसी को 1980 में किया। ऑफिस मेमोरेंडम में जिस संगठन के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया गया था एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस संगठन का नाम है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी निहायती एक धार्मिक उन्माद वाला संगठन है, जिसको उस समय की सरकार ने उसकी एक्टिविटीज की वजह से बाध्य किया था। अब रही बात मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी राम जी बिना किसी रिसर्च के कह रहे कि 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन किया था, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कंडीशन लिखी थी, वो जो सीक्रेट आज जो उस समय के सीक्रेट थे, आज बहुत सारी किताबों में डॉक्यूमेंटेड भी है। और उस समय आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कारण दिया था, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्योंकि ये भी राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, कांग्रेस भी राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है, तो संघ को कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए, ये कंडीशन रखी थी। उस समय के हमारे जितने भी पूर्वज थे, सरसंघ चालक जी थे, उन सभी ने कहा था कि नहीं, स्वयं संघ का राजनीति। इस पर राम पांडे साहब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, लेकिन साथ में एक सवाल मेरा और भी है। हाँ जी जी, दवले जी संक्षेप में रखिएगा। जी दवले जी जी अब जो पुरुषोत्तम जी की पिटीशन में जो सुप्रीम अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, मैं एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और वो ये है कि बीइंग लॉयर मुझे लगता है ये देश के सामने, प्रदेश के सामने जाना चाहिए कि किस प्रकार सरकारें काम करती थी। सुप्रीम कोर्ट अपने पैरा 27 में कहता है जजमेंट के, द इश्यूएंस ऑफ ओएम painting the whole universe, even unpolitical activities of RSS as a communal, anti-secular and against national interest is a decision having drastic consequences not only for the organization but also everybody aspiring to associate with the noble interest referring community and public service। मतलब हर कोई व्यक्ति जो संघ से जुड़ के समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का काम करना चाहता है, इस एक ऑफिस मेमोरेंडम की वजह से उस सारे व्यक्तियों के मन में ये भावना पैदा हो रही है कि क्या संघ जैसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना। वही सवाल में कर रहा था। राम पांडे साहब एक और जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसका अभी अजय धवले साहब भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जो टिप्पणी वो ये है कि सरकार की नापसंदगी की वजह से बेवजह आरएसएस पर बैन लगाया गया। ये कोर्ट ने टिप्पणी की है, बताइए पांडे साहब जी। कोर्ट ने कहा है कि ये सांप्रदायिक संगठन नहीं, और आरएसएस कहता है कि वो सांप्रदायिक संगठन है। अब आरएसएस सही है या कोर्ट सही है? कोर्ट ने कहा ये राजनीतिक संगठन नहीं है, और आरएसएस कहता है कि हम राजनीतिक संगठन हैं। जब आरएसएस धवले साहब आ रहा हूं आपके पास में, ये आपके चैनल पे आरएसएस स्वयं स्वीकार करता है कि वो सांप्रदायिक संगठन है, हमेशा कहता है, हमेशा कहता है, आरएसएस हमेशा कहता है कि वो सांप्रदायिक संगठन है, और कोर्ट कह रहा है कि सांप्रदायिक संगठन नहीं है। आप एक आरएसएस कहता है कि वो राजनीतिक संगठन है, और कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक संगठन नहीं है। सर एक एक से बात कराइए, ये लड़ाई झगड़े से। धवले साहब आ रहा हूं, एक एक पहले सुन लेते हैं। किसी एक को हाँ, ना तो मेरी आवाज जनता बोलिए राम पांडे साहब बोलिए, समय की कमी है, बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, आरएसएस कहता है वो सांप्रदायिक संगठन है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, आरएसएस एक ही विचारधारा पर चलता है। आरएसएस स्वयं कहता है वो राजनीतिक संगठन है। नरेंद्र मोदी जी कहां से निकले हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहां से निकले? यहां तक कि जो नीट का जिसने घोटाला किया है, जो प्रदीप जोशी हैं, वो व्यापम के हेड थे, वो आरएसएस समर्थक आरएसएस से निकले हैं। जो अभी नीट के घोटाला के जो प्रमुख हैं, जो यूपीएससी, जो आईएएस आईपीएस का जो प्रमुख है, वो आरएसएस से संबंध रखता है, जो उस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जितने थोड़ा सा संक्षेप में राम पांडे साहब, मुझे बाकी लोगों से भी बातचीत थोड़ा सा संक्षेप में। जी बताइए धवले साहब, बात रखिएगा लेकिन 10 सेकंड के भीतर खाली। जी, मुझे लगता है हितेश जी, कांग्रेस अपना काला इतिहास उठाकर देख ले। राजीव गांधी फाउंडेशन के इवेंट में, जो एक पर्टिकुलरली एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, उसके इवेंट में सरकार चलाने वाले यूपीए की उस समय की चेयरपर्सन, जो एक संवैधानिक पद लेके रखा था, वो वहां जा सकती है। सरकार के सारे मंत्री वहां जा सकते हैं, लेकिन जो स्वयं घोषित कर चुका है कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक सामाजिक संगठन है, उसको ये कह रहे कि आरएसएस ने कहा है कि वो सांप्रदायिक संगठन है। मुझे एक एविडेंस, अगर आप राम जी आज के डिबेट में एविडेंस प्रूव कर दें कि संघ ने कभी ये कहा है कि हम लोग राजनीतिक संगठन है, हम लोग सारे स्टेटमेंट सांप्रदायिक संगठन, जितने भी सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आरएसएस कहता है वो सांप्रदायिक। चलिए थोड़ी सी बात रिपीट हो रही है। पंकज दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज दुबे साहब अपनी बात रखिएगा। सवाल मेरा ये कि अब ये जो फैसला टिप्पणी जो की है, इसको आगे इसको किस रूप में देखा जाए, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर, और अपनी बात भी रखिएगा पंकज जी। देखिए मित्र,
हम लोग एक न्यायालय के फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। न्यायालय इसलिए होते हैं कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार यदि है तो उसका परीक्षण किया जाता है। न्यायालय ने, एक व्यक्ति गया न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है कि यदि कोई संस्था ऐसी कार्य कर रही है जो जनता की सेवा में कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, मैं उसमें भाग नहीं ले पा रहा हूं, मुझे अनुमति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ये ऑफिस मेमोरेंडम आड़े आता है। उस ऑफिस मेमोरेंडम को केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की पर चिंता करते हुए कहा है कि उस व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि वो वहां पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। मेरा तो ये मानना है कि ये आदेश 3-4 चीजों में संतुलन देता है, जो है संविधान, एक मौलिक अधिकार, तीसरा ऑफिस मेमोरेंडम या परवाने जो इस किस्म के निकलते हैं, इसको पढ़ना चाहिए सभी को, इसका अनुवाद करना चाहिए जितनी भाषाओं में भी अनुवाद हो सके। ये फैसला जो है कई लोगों के लिए काम आएगा, पढ़ने में पता चलता है। इसको सिर्फ आरएसएस की दृष्टि से नहीं देखें, किसी इस दृष्टि से नहीं देखें, परंतु ये आगे चल के कई विषयों में अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज जी ने कही है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान से भी जुड़ा हुआ इस मसला है, उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम जी से मैंने चर्चा की शुरुआत की थी। पुरुषोत्तम जी, आपसे ही अंत करेंगे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद भी? और आप चूंकि याचिका लेकर गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने आपकी इस याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया भी है, क्या कहेंगे इस पर? इसको आगे किस तरह देख रहे हैं पुरुषोत्तम जी? मेरे जो सभी मित्रों को मैंने सुना, इसमें कुछ मित्रों ने जो बात रखी वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संघ को समझे बिना और संघ को नज़दीक से देखे बिना संघ को समझा नहीं जा सकता कि संघ वास्तव में है क्या। जो सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से पैदा होता है, यहाँ की शाखाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं का जो निर्माण होता है, राष्ट्र के लिए निर्माण में कार्य में सहयोग करते हैं और विपदा में काम करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। ये किसी ने ये भी बोला कि बीजेपी सहयोग करती है, ऐसा करती है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। संघ के जो कार्यकर्ता हैं गुरु पूर्णिमा पे अपने ध्वज के सामने समर्पण करते हैं, उससे से संघ का पूरा व्यवस्था काम चलता है। और मैं न्यायालय के फैसले से बहुत अभिभूत हूँ और मेरे सरीके जो कई कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्र सेवा में भाग लेना चाहते हैं, अपना बचा हुआ जीवन राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं, रिटायर थोड़ी सी समय की कमी है इसी के साथ। राम पांडे साहब, बहुत संक्षेप में, 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं दूंगा। राम पांडे साहब, याचिका ही गलत थी, क्योंकि 60 साल के ऊपर के रिटायरमेंट के बाद संघ में कहीं भी जाने की आजादी है। वो तो कोर्ट को देखना था ना, ये तो कोर्ट याचिका गलत थी कि सही थी, वो तो कोर्ट ने देखा राम पांडे साहब, और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। समय की कमी है रवले साहब, माफी के साथ समय की कमी मुझे, आप सभी को मुझे यहाँ पर शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला है हाईकोर्ट का, आरएसएस पर इंदौर हाईकोर्ट की बेंच का यह महत्वपूर्ण फैसला, जिसके तहत उसने कई सारे सवाल भी पूछे हैं कि आखिर 50 साल से एक संस्था पर बैन लगा हुआ था, क्यों यह बैन लगा हुआ था, इसके कारण कभी सामने रखे नहीं। बहरहाल 50 साल बाद एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसका आगे आने वाले समय में क्या असर होगा, इस पर भी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।